एक दिन एक साध्वी को बोला जाता है कि जाओ अपने गुरु से मिल के आओ। वो खुश हो जाती है कि आज तो वो अपने भगवान से मिलने वाली, मगर अंदर जाते ही वो गुरु, वो बाबा उसके साथ बलात्कार कर देता है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे साल में कई बार। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, उस आश्रम में जितनी साध्वी थी सबके साथ ये होता रहा। ये कहानी है राम रहीम की, जो एक बॉलीवुड एक्टर, एक मसीहा था। फिर कैसे आज वो जेल में है और कैसे कई रेप करने के बाद भी वो इतने सालों तक बचा रहा। आखिर कैसे बीजेपी, कांग्रेस, हर पार्टी ने उसे बचाने के लिए सीबीआई पे दबाव डाला और कैसे एक लड़की की हिम्मत से ये इंसान पकड़ा गया। ये वीडियो थोड़ी क्रेजी होने वाली है, तो जल्दी से एक कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये बाबा एक एक्टर बाद में बना, बट उससे पहले एक गुरु। बट कैसे? डेरा का मतलब होता है कैंप, और ऐसे ही कई कैंप्स का मोटिव था कि वो सब एक साथ रहें, एकजुट होकर रहें, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो। एंड इसे और आगे ले गए बाबा मस्तान बलोचिस्तानी। उन्होंने हरियाणा के सिरसा में एक बहुत बड़ा आश्रम खोला विद द नेम ऑफ डेरा सच्चा सौदा आश्रम। एंड ऐसे ही थोड़े टाइम में 46 और डेरा के आश्रम खोले गए। बट 1960 में मस्तान जी गुजर गए एंड 1963 में सिरसा जिले के डेरा को लीड करने आए बाबा शाह सतनाम सिंह, जिन्होंने इसे काफी टाइम तक लीड करा। पर 23 सितंबर 1990 को उन्होंने कहा कि अब मेरी जगह आएगा एक तीसरा लीडर, एंड वो था गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। एक 23 साल का लड़का रैंडमली कहीं से आया और इतने बड़े कल्ट का लीडर बन गया। बट इसके पीछे एक बहुत क्रेजी कहानी है। अनुराग त्रिपाठी, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक बुक है सच्चा डेरा सौदा के ऊपर। उन्होंने लिखा है कि एक आई विटनेस ने बताया कि कैसे राम रहीम और उनके कई दोस्त सतनाम सिंह के पास एक दिन गए और उनके सिर पर AK-47 रख के बोला कि उन्हें डेरा का हेड बना दिया जाए। ये बात अनुराग त्रिपाठी ने लिखी है खुद। एंड ये बात बहुत ज्यादा क्रेजी है कि रैंडमली एक 23 साल के लड़के को इतना बड़ा कल्ट सौंप दिया गया है। जिधर मस्तान बलोचिस्तानी एंड शाह सतनाम जी का गोल था स्पिरिचुअलिटी को आगे लेके जाना, वहीं राम रहीम का फोकस था प्रॉफिट, पैसा और फेम के ऊपर, एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स थोड़ा सा। गुरमीत का परिवार भी डेरा के करीब था। उसके पिता मगर सिंह शाह सतनाम के भक्त थे और गुरमीत खुद भी बचपन से डेरा के कामों में हिस्सा लेता था। ट्रैक्टर चलाना, सेवा करना और डेरा के कार्यक्रमों में शामिल होना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने एक बड़े सत्संग में गुरमीत को अपना उत्तराधिकारी, यानी का मतलब अपना सक्सेसर घोषित किया। ये सिर्फ एक धार्मिक पद नहीं था, ये नए युग की शुरुआत थी डेरा के लिए। गुरमीत ने डेरा के कार्यों को नए अंदाज में पेश किया। सोशल वेलफेयर, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने अपने आप को एक अलग रूप में एस्टैब्लिश किया। डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोर मैसेज था ह्यूमैनिटी अबव रिलीजन। बट अंडर गुरमीत रूल ये मैसेज ग्रेजुअली शिफ्ट हो गया, जहां सब चीजें हट गईं। बस डेरा सच्चा सौदा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक छत के नीचे रहते थे और एकता में विश्वास रखते थे कि श्रद्धा के साथ एक साथ रहो, एक बन के। बट राम रहीम अपने साथ एक एक्स फैक्टर ले आए। उन्होंने सिर्फ प्रीच नहीं किया, उन्होंने परफॉर्म भी किया। रॉक कॉन्सर्ट जहां भक्ति के ईडीएम होते थे, ब्लिंगी आउटफिट्स, 5 फीट के बड़े सिंहासन। एंड राम रहीम सिर्फ एक बाबा नहीं था, वो एक फुल फ्लेज्ड PR मशीन था। एक ऐसा महाअनुभवी जिसने डेरा के अंदर 3 हॉस्पिटल्स और 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले। ये दिखाता है कि उसका साम्राज्य सिर्फ भक्ति करना नहीं है, उन्होंने एड्स और ना जाने कितने कॉजेस में हेल्प करी है। इन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी 2011 से लेकर 2016 के बीच में कई रिकॉर्ड्स बनाए। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स और एक ही वक्त में सबसे ज्यादा लोगों के हैंड सैनिटाइजेशन इवेंट। उस टाइम पे तो कोविड भी नहीं था। मतलब समझ रहे हो, एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ ऐसे PR कैंपेन्स। राम रहीम ने सेवा और स्पेक्टेकल का ऐसा कॉकटेल बनाया कि लोग कंफ्यूज हो गए। भगवान बनने का बिजनेस अब ग्लोबल बन चुका था। राम रहीम सिर्फ एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं था, वो एक पॉलिटिकल वोट बैंक का किंग मेकर बन चुका था। उसके डेरा के 70% से ज्यादा फॉलोअर्स दलित बैकग्राउंड से थे। कांग्रेस हो या बीजेपी, सेंट्रल हो या लोकल नेता, सबने कभी न कभी डेरा के गेट के बाहर अपनी गाड़ी लगाई थी। 2007 पंजाब इलेक्शंस में राम रहीम ने ओपनली कांग्रेस को सपोर्ट दिया, स्पेशली मालवा रीजन में। 2012 के इलेक्शन से पहले अमरिंदर सिंह, प्रणीत कौर और रनिंदर सिंह डेरा पहुंचे हाथ जोड़ने, लेकिन डेरा की कांग्रेस से क्लोजनेस ने सिख वोट बैंक को हर्ट किया और रिजल्ट, कांग्रेस इलेक्शन हार गई। ये क्रेजी है कि कैसे एक बाबा जिसे भगवान का दूत कहा गया है, उसे इतना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था हमारी डेमोक्रेसी पर, और ये बाबा अभी रुकने वाले नहीं थे।
एक ऐसे बाबा जिसके पास था मंदिर भी और मल्टीप्लेक्स भी, जिसकी स्टेज पर एंट्री हेलीकॉप्टर से होती थी और जिसका क्लोजअप कैमरा में 10x स्लो मोशन में शूट होता था। नाम गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। और जब उन्होंने डिसाइड किया कि प्रवचन से मन नहीं भर रहा, तब उन्होंने सिनेमा पे कब्जा किया। एंड मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको इनकी फिल्में ऑलरेडी पता है। MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड 2015 में जब बाबा खुद अपनी फिल्म में भगवान बने। इमेजिन करो, एक बंदा जो डायरेक्टर भी है, हीरो भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, एडिटर भी है, लिरिक्स राइटर भी है, सिंगर भी है, VFX सुपरवाइजर भी है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है। ये कोई साइफाई फिल्म का विलन नहीं है, ये राम रहीम सिंह इंसान का CV है। MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड एक ऐसी फिल्म थी जिसमें बाबा अपना खुद का कैरेक्टर प्ले करते हैं, एक गॉडमैन जो टेररिस्ट को फ्लाइंग किक्स मारता है, मिरेकल्स करता है और रॉक कॉन्सर्ट्स में भजन गाया करता है, वो भी LED लिट जैकेट्स और ब्लिंगी गॉगल्स में। बजट आपको लग रहा होगा VFX देख के बहुत सस्ता है, I mean 1-2 लाख है ना, लगभग 30 करोड़ के आसपास, मोस्टली सेल्फ फंडेड डेरा सच्चा सौदा के कंट्रीब्यूशन से। कलेक्शन ऑफिशियल फिगर्स बोलते हैं 100 करोड़ के ऊपर, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज बोले तो थिएटर्स में सीट भरने के लिए फॉलोअर्स को बस में बिठा के ले जाना पड़ा था। काफी जगह शोज हाउसफुल थे, लेकिन ऑडियंस में 80% लोग डेरा के ही थे। क्रिटिक्स का रिएक्शन क्या था? सिनेमा के नाम पे छोटी सी मौत, मतलब ये इतनी घटिया मूवीज थी कि इसको कैरी मिनाटी भी अपनी वीडियोस में रोस्ट ना करे। बहुत गंदी। I mean ये क्या है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई मूवीज जिसमें ये उड़ते थे। मतलब प्रभास से तो अच्छी एक्टिंग कर ली, बट स्टिल बेकार मूवीज। बट फिर क्या हुआ कि इतने बड़े बाबा को, इतने बड़े मसीहा को जेल जाना पड़ा अपनी ही साध्वी के बल के आरोपों में? तो सिरसा में जब सच्चा डेरा चल रहा था, साथ ही साथ चल रहा था जर्नलिज्म, एंड वही इसमें थे रामचंद्र छत्रपति जी। वो डेरा के अगेंस्ट अपने अखबार पूरा सच में कई बार पोस्ट कर चुके थे। जैसे उन्होंने कई इंपॉर्टेंट सवाल उठाए कि डेरा को कोई फंड नहीं करता, ना डेरा डोनेशन लेता है, फिर इतना खर्चा कैसे? बट इन्होंने एक दिन ऐसी खबर छापी कि राम रहीम के सपोर्टर्स ने इन्हें मार दिया। तो एक दिन भिड़न में एक पुलिस ऑफिसर को एक कार से एक लेटर मिला और उस लेटर में एक अननोन साध्वी ने लिखा था कि राम रहीम ने गुफा में कई साध्वियों के साथ बलात्कार किया है और वो उनके साथ जितना हो सके उतना गलत करता है। एंड ये बात चौंकाने वाली थी। ये लेटर पूरे सिरसा में घूमने लगा एंड हाथ लगा रामचंद्र जी के, और उन्होंने किया वो जो शायद किसी और की करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने वो सच छाप दिया और उसके 3 हफ्ते बाद उनको गोली मार दी गई। 2 गोलियां सीधा सर पर, घर के बाहर, विटनेसेस 0, क्राइम सच बोलना। लेकिन ये मर्डर सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये एक मिसाल थी, एक वार्निंग थी। जो भी राम रहीम के खिलाफ जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इन्वेस्टिगेशन हुई और सबूत होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। रामचंद्र जी के बेटे ने पुलिस को कई बार कहा कि आप राम रहीम का नाम इसमें मेंशन कीजिए, बट उन्होंने नाम कहीं नहीं आने दिया। वाह रे पावर। एंड कमाल की बात बताऊं, इस इंसिडेंट से कुछ हफ्ते पहले ही रामचंद्र जी ने SP को लेटर लिखा था कि उन्हें सेफ्टी चाहिए, बट उन्हें इग्नोर कर दिया गया। रामचंद्र की फैमिली इंसाफ से हटने वाली नहीं थी। उन्होंने बोला हमें CBI जांच चाहिए। एंड जब ये CBI जांच हुई तो राम रहीम को सिर्फ रामचंद्र नहीं बल्कि रंजीत सिंह की मौत का दोषी पाया गया। बट ये लेटर क्या था? आखिर कौन है ये रंजीत सिंह? तो ये जो लेटर था ना, उसके अंदर लिखा था कि मैं एक साध्वी हूँ एंड बाबा ने मुझे एक दिन गुफा में बुलाया और मैंने सोचा कि मुझे देखने को मिलेंगे भगवान। पर जब वो अंदर गई तो बाबा मस्ती में लेटे थे और टीवी पे ब्लू फिल्म देख रहे थे। दिस इज स्कैरी। उन्होंने जबरदस्ती उसके साथ वो सब किया जो आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हुआ था, उस आश्रम में रहने वाली कई लड़कियों के साथ हुआ। ये बहुत ज्यादा स्कैरी चीज थी। इस लेटर में ये लिखा था कि जब भी कोई लड़की ये सब बताती थी अपने घर वालों को, तो घर वालों को लगता था कि उनकी बेटियां इन सब श्रद्धा पाठ पूजा से भाग रही हैं। और कई बार तो घर वाले लड़कियों को अपनाते तक नहीं थे। I mean, एक तरफ वहां उनका शोषण हो रहा है और इंडियन पेरेंट्स तो हैं ही कमाल, और ऐसे कई लड़कियां डेरा से चली गई, जिनमें से एक थी कुरुक्षेत्र से आई हुई लड़की, जिसके भाई खुद डेरा की सेवा कई सालों से कर रहे थे। एंड उस आदमी का नाम था रंजीत सिंह। जी हाँ, वही रंजीत सिंह जिनका नाम मैंने अभी मेंशन किया था, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। कहते हैं जो लेटर लीक हुआ था, इसके पीछे हाथ था रंजीत सिंह का, या फिर राम रहीम के सपोर्टर्स को लगता था। एंड इसी वजह से रंजीत सिंह को भी मार दिया गया और अगला नंबर आया छत्रपति का। एंड ऐसे ये 2 केसेस बन गए जिनके ऊपर CBI जांच कर रही थी। बट आखिर CBI ने कैसे इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया?
तो सीबीआई काफी टाइम से जांच कर रही थी इस केस में, बट हमेशा पावर की वजह से वो दब जाती थी। बट डीप रिसर्च के बाद सीबीआई ने सोचा क्यों ना विक्टिम से ही पूछा जाए, और वो निकल पड़े साध्वियों के पास इंफॉर्मेशन निकालने। बट कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। वो सब साध्वीज डरती थी इस चीज से कि कहीं उनका घर ना टूट जाए, लोग उन्हें ना गलत समझे। एंड इंडियन मेंटालिटी का तो पता ही है, लड़की की गलती ना भी हो तब भी गलती लड़की की ही होती है। एंड इसीलिए सीबीआई कभी कामयाब नहीं हो पाई विक्टिम्स को कन्विंस करने में, एंड कोई नहीं मिला। बट फिर आई ये। तो सीबीआई ने बहुत मेहनत करने के बाद ढूंढा एक साध्वी को जिसने बताया कि मैं जब पहली बार वहां गई तो मुझे पता चला कि बाबा गुफा में है, जिसमें बाबा सबको बुलाते हैं एंड माफी देते हैं। वो माफी क्या थी वो किसी को नहीं पता था। बट एक दिन जब इस साध्वी को गुफा में बुलाया जाता है तो वो चौंक गई। राम रहीम ने साध्वी के साथ जबरदस्ती करी। ये सब होने के बाद उस साध्वी ने ये सब अपने भाई को बताया और उसके भाई ने उसे डेरा से दूर जाने में मदद करी। ये भाई थे रंजीत सिंह, एंड ये साध्वी थी उनकी बहन, जिनकी वजह से ये सब हुआ। तो आप समझ सकते हो वो गवाह थी जिसकी वजह से रंजीत सिंह ने डेरा छोड़ा और उन्हें मार दिया गया। उनकी वजह से ये लेटर बाहर आया और उस लेटर को छापने के लिए छत्रपति को मार दिया गया। सीबीआई के पास अब एक गवाह थी, बट वो काफी नहीं थी। इसीलिए सीबीआई ने और साध्वीज की हेल्प मांगी, और फिर एक और साध्वी सामने आई जिसने सेम इंसिडेंट बताया, एंड जिनकी शादी 2000 में हो रखी थी। उन्होंने 2007 में अंबाला कोर्ट में ये बयान दिया। बयान देते ही डेरा से साध्वी के घर पे थ्रेट कॉल्स आए। बीजेपी, कांग्रेस, सारी पार्टीज ने एकजुट होकर सीबीआई पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया इस केस को बंद करने के लिए। ये बात खुद सीबीआई ऑफिसर्स ने बताई है। कमाल है, काश इतना ही मेहनत अगर एक वुमेन सेफ्टी के इशू पे होता तो शायद ये करना नहीं पड़ता। बड़े एक इंसान थे जो पॉलिटिक्स समझते थे, एंड वो थे मनमोहन सिंह जी। उन्होंने सीबीआई से कहा, मेरी पार्टी या किसी भी पार्टी से मत डरो, पूरी पावर के साथ रिसर्च करो एंड इस केस को खत्म करो। ये केस में रिसर्च चली एंड 2014 तक ये चलता रहा, एंड अब सरकार बीजेपी की आ चुकी थी। एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, राम रहीम का इन्फ्लुएंस था अपने डेरा के सपोर्टर्स को इन्फ्लुएंस करने का कि वो किस पार्टी को वोट दें। एंड फिर बीजेपी सेंटर में पावर में आई। एंड फिर क्या था, सीबीआई के चीफ ने बताया कि पहले कांग्रेस कॉल करती थी रिसर्च के लिए, अब बीजेपी करती है। एंड दैट इज स्कैरी। मतलब इसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है, बीजेपी कांग्रेस किसी की गलती नहीं है। इसमें गलती है उन छोटे लोगों की जो पार्टी का नाम खराब करते हैं। कोर्ट ने राम रहीम को बुलाया पंचकुला कोर्ट। 300 से ज्यादा गाड़ियां आई, 2 लाख से ज्यादा लोग कोर्ट के बाहर। मतलब पावर समझ सकते हो। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में एक फैसला सुनाया गया। राम रहीम सिंह इंसान को 2 महिलाओं का बलात्कार करने का दोषी पाया गया है। सजा 20 साल की जेल सुनाई गई। दोनों विक्टिम के तहत 10-10 साल की सजा। फॉलोअर्स ने शहर को आग लगा दी। 30 से ज्यादा लोग मारे गए, 250 से ज्यादा लोग इंजर्ड। न्यूज चैनल पे बस एक ही हेडलाइन थी, पिताजी को जेल और देश में जंग। और इसी हंगामे के बीच एक ड्रामा कोर्ट के अंदर भी चला। बाबा ने अपनी आंखों से आंसू बहाए और उनकी गॉड डॉटर या कहें साथी हनीप्रीत इंसान उनके साथ कोर्ट में थी। हनीप्रीत का नाम आपने सुना होगा कई बार। ये बाबा की एक एडॉप्टेड बेटी है। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जिसने कई लड़कियों के साथ गलत किया है, उनकी एक एडॉप्टेड बेटी भी है। आयरनी, हनीप्रीत ने राम रहीम का हाथ पकड़ा, कुछ कहा और दोनों फूट फूट के रोने लग गए। मीडिया में नेक्स्ट हेडलाइन थी, पिताजी कन्विक्टेड और उनकी बेटी गायब। हनीप्रीत बेटी को-स्टार या कुछ और? ये इसीलिए क्योंकि मूवीज में हनीप्रीत अपने पापा यानी एक मैसेंजर ऑफ गॉड के साथ रोमांटिसाइज पोजेस देती थी, which was very very wrong। और जब बाबा को कोर्ट ने गिल्टी डिक्लेयर किया, हनीप्रीत वहां से वैनिश हो गई 38 डेज तक। देश की टॉप एजेंसीज उनकी तलाश में लग गई थी। जब फाइनली वो मिली तो बोला गया वो डिप्रेशन में थी, लेकिन कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेजेस और राइट्स की प्लानिंग सब उसकी तरफ इशारा करते थे और केसेस घिरते गए। जर्नलिस्ट रामचंद्र छत्रपति का गिल्टी, डेरा के एक्स मैनेजर रंजीत सिंह का मर्डर गिल्टी, बरगारी सेक्रेलेज केस अंडर ट्रायल, 400 फॉलोअर्स की एलिज्ड कैस्ट्रेशन, सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन चालू। एंड ये क्रेजी था, एक इतना बड़ा कल्ट, लोगों का विश्वास, लोगों ने जिसे भगवान मान के अपनी बेटियां वहां भेजी, उनके साथ वो किया जो एक शैतान भी ना करता। चलो फाइनली इंसाफ मिला और अब ये दरिंदा जेल के पीछे है। पर क्या सच में? ये वीडियो देखो। ट्रम्पेट में बजा के दिखा। ओके जी, आप रिकॉर्ड करना, पहले हम बताते हैं। हाँ। ना 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 ना। इसमें राम रहीम अपनी मूवी के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं पैरोल पे। 20 दिन, 40 दिन ऐसे कर करके आज भी इंसान जेल से बाहर आ जाता है। कमाल है, पूरा बचपन निकाल दिया ये पढ़ते पढ़ते कि कानून मुजरिम के पीछे होता है, पर यहाँ मुजरिम कानून के पीछे है। बट अगर एक ऐसा मुजरिम आज भी जेल से अंदर बाहर जा सकता है तो क्या मतलब है कानून का? क्या मतलब है छत्रपति का अपने न्यूज, अपने जर्नलिज्म, सच के लिए जान गंवाने का?
रंजीत की बहन ने जो सहा, रंजीत ने जो सहा और बाकी औरतों ने जो सहा। हमने हमेशा सुना है कानून अंधा है, पर इतना राम रहीम की मूवीज कभी नहीं चली, वो बॉलीवुड में कभी आ ही नहीं पाए। बट अगर ऐसा ही चला तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप कानून जल्दी खुद को सीरियसली ले। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट राम रहीम सिंह इंसान। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड आई डीओपी फॉर द डे सोमेश। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह। अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you।